आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जुडिशरी के सभी एग्जामों में, चाहे एसडीएस हो या पीसीएसजे हो या एपीओ हो, सभी में पूछे गए हैं, उसको डिस्कस कर रही। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए पूरा। आपको एग्जाम के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए प्लीज जो है मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कौन से दिनांक से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई? पहला ऑप्शन कहता है 1 जनवरी 2008 से, दूसरा कहता है 1 अप्रैल 2008 से, तीसरा कहता है 21 दिसंबर 2008 से और चौथा कहता है 1 जनवरी 2009 से। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1 जनवरी 2009 से। यह क्वेश्चन बिहार सिविल जज 2009 में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन डी होगा 1 जनवरी 2009। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है किस पर? संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, अनुसूचित तीसरा ऑप्शन कहता है अनुसूचित क्षेत्र और जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर और तथा नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों के सिवाय। चूंकि यह क्वेश्चन पूछा था यूपीएसजे 2018 में, तो यूपीएसजे 2018 के अनुसार इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन अब ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है इस पे जो है 370 हटा दी गई है। तो अब क्या होगा कि संपूर्ण भारत पर, नागालैंड और जनजाति क्षेत्र के सिवा, यहाँ पे अगर डी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हटा देता तो यह सही होता, वरना ये गलत है। ठीक है, इसके संबंध में कुछ प्रावधान देखें कि जो 31 अक्टूबर 2019 से संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर पर भी हो गया, किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता सहित 37 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत 26 फरवरी 2020 को अंगीकार किया गया। अर्थात वर्तमान में यह संहिता नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धाराओं में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो पहला कहता उच्च न्यायालय द्वारा, दूसरा कहता उच्चतम न्यायालय द्वारा, तीसरा कहता है कि महान्यायवादी द्वारा और चौथा कहता है संसद द्वारा। यह क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज 2016 में पूछा गया था, तो संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। आइए इसके संबंध में कुछ प्रावधान देखें। क्योंकि सीपीसी 2 भागों में बटी है, पहले भाग में धाराएं हैं और दूसरी भाग में नियम बताए गए हैं, आदेशों के नियम बताए गए हैं। तो कहता है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है यह संविधान की समवर्ती सूची या का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही विधायन बना सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकती हैं। इसलिए जो प्रथम खंड है जो धाराओं से संबंधित है, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला खंड है नियमावली के संबंध में, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के साथ साथ जो उच्च न्यायालय है वह भी संशोधन कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगा जिससे जो प्रथम खंड है, जो धाराओं से संबंधित खंड है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसा कोई भी संशोधन जो हाई कोर्ट है वह नहीं करेगा। आइए देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं और आदेश हैं? तो पहला खंड कहता है 158 धाराएं और 52 आदेश, दूसरा खंड कहता है 158 धाराएं और 51 आदेश, तीसरा खंड कहता है 167 धाराएं और 52 आदेश, और चौथा कहता है कि 161 धाराएं और 51 आदेश। ये जो है राजस्थान जेएलओ 2014 में पूछा गया था, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा कि 158 धाराएं और 51 आदेश। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि,
तीसरा कहता है सारवान और प्रक्रियात्मक का सम्मिश्रण, और चौथा कहता है निदेशात्मक विधि। यह भी जो राजस्थान जेलों में पूछा गया था 2011 में। तो आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक विधि है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। आइए जो है छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध रिट याचिकाओं में विनिर्दिष्टतः लागू होते हैं, विनिर्दिष्टतः रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते हैं, रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते हैं, रिट याचिकाओं में कभी भी लागू नहीं होते हैं। यह क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज 2011 में पूछा गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि रिट याचिकाओं पर कभी भी लागू नहीं होते हैं। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 निम्नलिखित के संदर्भ में लागू नहीं होता है। तो दीवानी मामलों में, राजस्व मामलों में दूसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा कहता है कि सेवा के मामलों में, और चौथा कहता है कि भूमि विधि या स्थानीय विधि के मामलों में। यह क्वेश्चन यूपी सिविल जज 2012 के में पूछा गया था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है कि सेवा संबंधी मामलों में, सेवा में नहीं लागू होता, क्योंकि जो है सिविल प्रक्रिया संहिता बताया था कि जो है दीवानी मामलों में लागू होता है। दूसरा जो है राजस्व में भी लागू होता है, जब मैंने 5 पढ़ाया था सेक्शन तो बताया था, और भूमि और स्थानीय विधि पर भी लागू होता है, जबकि सेवा के मामलों में लागू नहीं होता है। यह बताइए कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिग्री नहीं है। पहला कहता है आदेश जो वाद पत्र रोकने का निर्देश है। बी कहता है कि आदेश जिससे वाद को प्रतिपेषित कर नए सिरे से निपटाने के लिए कहा जाता है। तीसरा कहता है आदेश जिसमें उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया जाता है। और चौथा कहता है कि आदेश जिसमें वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन एमपी सिविल जज जो है 1993 में पूछा गया था। तो मैंने जब डिग्री पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, आदेश जो उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र लौटा दिया जाता है, कहाँ पे है। जब आप पढ़ेंगे आदेश 7 और नियम 7 तो उसमें यह प्रावधान किया गया है, यदि वाद पत्र उचित न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तो वह उचित न्यायालय में पेश करने के लिए लौटा दिया जाता है। आदेश 43 नियम 1A अपीली आदेश है, जो कि डिग्री नहीं है। ठीक है, अब आइए देखिए जो है नवा क्वेश्चन। नवा क्या कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रभुत्व हुआ था 1 अप्रैल 2002 को, 1 जून 2002 को, 1 जुलाई 2002 को, 6 जून 2002 को। ये बिहार सिविल जज 2016 में पूछा गया था। तो 1 जुलाई 2002 डेट है। ये दोनों ही संशोधन, चाहे वह सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 हो या फिर सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 हो, दोनों को एक ही डेट को लागू किया गया था, जो कि 1 जुलाई 2002 है। आइए जो है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को और भी उत्तराखंड सिविल जज 2002 में भी पूछा गया था, 2005 और 2014 में भी पूछा गया था। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, तो याद रखिए 1 जुलाई 2002 को है। फिर आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 किसके सुझाव पर बनाया गया था। संथालम कमेटी, मालीमत कमेटी, ठक्कर कमेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह बिहार सिविल जज 2016 में पूछा गया था। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है कि मालीमत जो कमेटी है उसी के रिकमेंडेशन पर जो है यह 1999 और 2002 का जो संशोधन किया गया था। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछता है, और ये क्वेश्चन जो 11वां है ये तो बहुत ही पूछता है। तो जो है निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2000 की वैधता को जायज ठहराया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। दूसरा कहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बना भारत संघ। तीसरा कहता है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। और चौथा कहता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। यह जो है राजस्थान एपीओ 2015 में, झारखंड सिविल जज 2008 में पूछा गया था। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए हाँ, एसजेएस यूपी एसजेएस 2018 में पूछा गया है। यूपी एसजेएस जो 3 पार्ट हुआ था, तीनों पार्ट में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए प्लीज इसको याद रखिएगा कि सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ठीक है, अब आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिग्री की परिभाषित किया गया है किसमें? तो पहला ऑप्शन कहता है कि 2(1) में, जो है दूसरा ऑप्शन कहता है 2(2) में, तीसरा ऑप्शन कहता है कि 2(a) में, और चौथा ऑप्शन कहता है 2(b) में। तो आपको पता है कि 2(2) में जो है डिग्री को परिभाषित किया गया है। यह यूपी में सिविल जज 2016 में पूछा गया था। और 2(a) में क्या है? तो 2(a) में संहिता को परिभाषित किया गया है और 2 में डिग्री को। ठीक है, अब आज ये डिग्री हो सकती है प्रारंभिक। 13वां क्वेश्चन है कि डिग्री हो सकती है प्रारंभिक, ए कहता है, बी कहता है अंतिम, सी कहता है पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, डी कहता है प्रारंभिक या अंतिम कोई भी। यह जो है एमपी सिविल जज 2005 और 6 में पूछा था। राजस्थान जेएलओ 2014 में पूछा था। तो ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन है कि डिग्री जो है प्रारंभिक या अंतिम कोई भी हो सकती है। ठीक है, आइए देखिए 14वां क्वेश्चन। 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? डिग्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश शामिल है। दूसरा कहता है गार्निशी वह व्यक्ति होता है जो डिग्रीदार के ऋणों का भुगतान करने और या उससे किसी चल संपत्ति का प्रदान करने के लिए दायित्व के अधीन होता है। तो इसमें कौन सा सही बताना है? तो कह रहा है कि जो है इसमें ये पूछा गया था यूपी सिविल जज 2018 के पेपर में, क्या डिग्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश शामिल है। तो ये तो सही है। फिर कह रहा है गार्निशी वह व्यक्ति होता है जो डिग्रीदार के ऋणों का भुगतान करने और उसे किसी चल संपत्ति का प्रदान करने के लिए दायित्व के अधीन होता है। तो जो है सॉरी, कह रहा है कि एक मिनट, इसमें जो ये वाला दो है कि गार्निशी वह व्यक्ति होता है। जब हम गार्निशी पढ़ेंगे जो आदेशों में तो देखेंगे कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो सही है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि गार्निशी वह व्यक्ति होता है डिग्रीदार के भुगतान करने और चल संपत्ति को प्रदान के लिए दायित्व के अधीन होता है। ये गलत है। जो पहला वाला ऑप्शन है कि जो है कि डिग्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश शामिल है, तो यही सही है। मतलब ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। आइए देखिए 15 क्वेश्चन। एक विभाजन के बाद में निम्न में से कौन सी डिग्री शामिल होती है? तो कह रहा है विभाजन के बाद में, मैंने जब आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन सी प्रारंभिक डिग्री होती है, मैंने एक चार्ट भी आपको जो है बताया है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि प्रारंभिक डिग्री किन किन कंडीशनों में पारित की जा सकती है। तो जब देखेंगे हम आदेश 20 का नियम जो है 15-16 ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो है प्रारंभिक डिग्री क्या होती है। मतलब 13 से लेके 18 तक और फिर 34 आदेश में बताया गया है कि प्रारंभिक डिग्री क्या है। उसको डिटेल में जाके वहाँ पे वीडियो में देख लीजिएगा। तो विभाजन के बाद में डिग्री क्या होती है? तो जो है प्रारंभिक डिग्री होती है, केवल मध्यवर्ती डिग्री होती है, अंतिम डिग्री होती है। डी कहता है कि ए और सी दोनों होती है। यह उत्तराखंड सिविल जज 2019 में पूछा गया था। तो डी है कि ए और सी दोनों होती है
प्रारंभिक भी होती है और अंतिम भी होती है। निम्न में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जा सकती। किस में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जा सकती? ये एमपी सिविल जज 2017 में पूछा गया था। विभाजन के बाद में विक्रय अनुबंध के विशिष्ट अनुपालन में सहायता चाहने वाले वाद में, पूर्वबंध की सहायता चाहने वाले वाद में, मोचन की सहायता चाहने वाले वाद में। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है कि विक्रय अनुबंध में विशिष्ट अनुपालन में सहायता चाहने वाले वाद में, तो इसमें जो नहीं होता, बाकी सब में होता है। ठीक है, तो जो है मैंने बताया था कि 20 का खंड 12 जो है कब्जा और अंतरकालीन लाभ के बारे में है। प्रारंभिक डिग्री प्रशासन का वाद आदेश बी के नियम 13 में है। हक सूफा का वाद जो है ये जो है आदेश 20 के नियम 14 में है। भागीदारी के विघटन का वाद आदेश 20 के नियम 15 में है। मालिक अभियोगकर्ता के मध्य लेखा संबंधी वाद आदेश 20 के नियम 16 में है। संपत्ति के विभाजन और पृथक कब्जे का वाद यह जो है आदेश 20 के नियम 18 में है। पूर्वबंध का वाद यह नियम आदेश 34 के नियम 2 में है। बंधक के विक्रय का वाद यह जो है आदेश 34 के नियम 4 में है। बंधक के मोचन का वाद यह जो है आदेश 34 के नियम 7 में है। आइए देखिए आगे क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करती है। मतलब कहता है प्रारंभिक डिग्री तो कह रहा है कि किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करती है, परंतु वाद को पूर्णतः निष्पादन नहीं करती है। दूसरा कहता है पक्षकारों के अधिकारों का जिन्हें अंतिम डिग्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णय किया जाना है उसके निर्धारण की एक व्यवस्था है। सी कहता उपयुक्त दोनों है और डी कहता है न तो ए है और न तो बी है। तो यहाँ पे प्रारंभिक डिग्री है, उपयुक्त दोनों सी वाला ऑप्शन सही है कि किसी या कुछ विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करता है परंतु वाद को पूर्णतः निष्पादन नहीं करता है। पक्षकारों के अधिकारों को जिन्हें अंतिम डिग्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णय किया जाना था उसे निर्धारण करने की एक व्यवस्था है। आइए देखिए क्वेश्चन 18 क्या कहता है? डीम डिग्री से अभिप्रेत है न्यायालय का अंतिम निर्णय, न्यायालय का अंतिम निर्णय, न्यायालय का अंतिम आदेश, निर्णय का प्रथम पैरा, निर्णय का अंतिम पैरा जब तक डिग्री न तैयार की जाए। यह यूपी सिविल जज 2012 में पूछा गया था। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि न्यायालय की अंतिम आदेश होता है डीम डिग्री। ठीक है, अब आइए देखते हैं हैं 20 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिग्री की परिभाषा में नहीं आता? किसी वाद का नामंजूर किया जाना यह बताया था कि आता है। धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण करना जो है व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है उत्तराखंड सिविल जज 2016 में पूछा गया था। तो आप जानते ही हैं जब डिग्री पर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों डिग्री के अंतर्गत आता है। जो तीसरा ऑप्शन है कि व्यतिक्रम के लिए वाद को खारिज करने का आदेश डिसमिसल ऑफ द प्लेंट ये जो है नहीं आता है। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट तो ये बताया था कि डिग्री है अभी। ठीक है, ये जो है यूपी एसजीएस 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब 22 क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिग्री के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात आती है? चूक के लिए वाद को खारिज करने का आदेश, वाद पत्र अस्वीकार करने का कोई आदेश, कोई ऐसा न्यायिक निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील के रूप में की जाती है, और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण। तो कौन डिग्री के अंतर्गत आता है? तो जो है यह मैंने जब पढ़ाया था जो है डिग्री की परिभाषा तो बताया था, यह एमपी सिविल जज 1993 में पूछा गया था। तो बी वाला है कि वाद पत्र को नामंजूर करने का कोई आदेश।
ठीक है। फिर जो है कहाँ पे दिया गया है, जब हम आदेश 7 के नियम 11 देखते हैं वहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन अव्यक्त डिग्री का एक भाग नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के तहत परिभाषित किया गया है। सिविल कोड का विनिश्चय अधिकारों का निर्णायक निर्धारण, गलती के लिए खारिज बर्खास्तगी का कोई भी आदेश, एक अभिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, यह छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में पूछा गया था। तो गलती के लिए खारिजी का कोई भी आदेश जो सी है यह जो है नहीं आता डिग्री के अंतर्गत, बाकी सभी आते हैं। ठीक है। अब 24वां क्वेश्चन देखते लेते हैं कि निम्न में से कौन सा निर्धारण डिग्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा विनिश्चय जो कि न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कुछ विषयों को अंतिम रूप से निर्णित करता है। वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण, और लास्ट में कहता है व्यतिक्रम के लिए वाद को खारिज करने का आदेश। यह यूपी सिविल जज 2006 में पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन है व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज करने का आदेश, यह नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिग्री, रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, बोथ ए और बी, नन ऑफ द एबव। ये बिहार ESJS 2015 में पूछा गया था। तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा डिसमिसल इन डिफॉल्ट। ठीक है। इस तरह मैंने आपको 25 क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी वीडियो आगे बनाऊं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ऐसी वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ जो है आप बताइए ताकि मैं और भी वीडियो ऐसे ही लोड करती रहूं। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।